चलिए तो गुड आफ्टरनून आप सभी लोग को। बड़ा अच्छा मौसम बना रखा है, इसमें आपकी क्लास थोड़ी देर हुई है, कोई बात नहीं, कल की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। बारिश के कारण चलिए तो पढ़ते हैं। कल के क्लास में हम लोग देखे थे बिंबिसार को और अजातशत्रु को, जो कि हर्यक डायनेस्टी के एक प्रमुख शासक वर्ग में आते हैं, शुरुआती शासक वर्ग में। अजातशत्रु कंप्लीट हो चुका था, अब आता है अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र उदयन, या जिसको आप उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने भी वही काम किया जो अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया था, मतलब कि इन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया आपका। ठीक है, तो इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, पहले तो टेन्योर लिख लीजिए, इनका क्या टेन्योर है। तो इनका जो शासन काल है, इनका शासन काल 460 बीसी से 444 बीसी के बीच में रहा है। ठीक है, दूसरा चीज जो मैंने आपको बताया, इसने भी अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। इस वंश के कई ऐसे शासकों ने अपने पिता को मारकर अपनी सत्ता जो है प्राप्त की, इसी कारण हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता वंश भी कह दिया जाता है। खैर, अब आते हैं उज्जैन की बात। थोड़ी बात मैं पहले भी कर चुका हूं इसको। तो जिस अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में 490 ईसा पूर्व के आसपास सैन्य छावनी के रूप में पाटलिपुत्र को विकसित किया था कि ताकि वज्जी को नियंत्रित रखा जाए, उसी पाटलिपुत्र को उदयन के समय में क्या कर दिया गया, इसको राजधानी के रूप में विकसित कर दिया। मतलब कि राजगृह जो अब तक राजधानी हुआ करती थी, अब ये राजगिरी शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि राजगिरी शिफ्ट नहीं करेगा तो राजधानी शिफ्ट कर जाएगी आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि इसके समय या इसके द्वारा राजगिरी की जगह क्यों किया गया होगा ऐसा, राजगिरी की जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई गई। ठीक है, ये कब का है लगभग, यानी कि इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि 457 बीसी कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा नाम दिया गया था, जिसको आप कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं पाटलिपुत्र को, और बाद में आखिरी मुगल काल के समय में कुछ समय के लिए इसका नाम अनीसाबाद भी रहा। तो ये पाटलिपुत्र जो है वो 457 बीसी, यानी कि अभी हम लोग 2023 में हैं, तो 2023 में 457 को आप जोड़ दीजिए तो लगभग 2500 साल पहले का ऐतिहासिकता है इस पाटलिपुत्र शहर की। तो बड़ा ही प्राचीन शहरों में से एक आता है, भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना उदयन ने की आपकी। ठीक है, चलिए यही इसकी मूल उपलब्धि है उदयन के विषय में अगर देखा जाए तो। बाद में जैन साहित्यों के माध्यम से मालूम चलता है कि इसको इसके बेटे ने नहीं, परंतु किसी अमात्य ने, अमात्य मतलब कोई अधिकारी जो है वो चुपके से इसको छुड़ा घोप कर मार देता है, मतलब ओवरऑल इसकी हत्या हो जाती है उदयन की 444 में। और इस असामयिक मृत्यु के बाद कुछ शासक और भी बने हर्यक वंश में, जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, और उनमें भी कुछ शासकों ने अपने पिता की हत्या की, और अंततः आपका ये हर्यक डायनेस्टी जो है वह समाप्त होता है। बट उदयन के बाद जो शासकों के क्रम मिलते हैं, उसमें से 3 शासकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन सा है, तो वो है उदयन के बाद के उपरांत 3 शासकों का उल्लेख
मिलता है। कौन कौन है वो? एक है जिसको आप कहते हैं अनिरुद्ध। समय पीरियड क्लियर नहीं है, उनके बाद ही है, बट एग्जैक्ट पीरियड उनका क्लियर नहीं होता है। अनिरुद्ध है। एक है आपका मुंड, यस, मुंड। और एक है नाग दशक। और इस नाग दशक को पुराण में इसको क्या कहा गया है? पुराण में इसे, पुराण साहित्य में इसे दर्शक कहा गया है। इसका नाम दर्शक कहा गया है। तो इस तरह से आप क्या समझे कि नाग दशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक रहा। हर्यक वंश का अंतिम शासक। और जैसा शुरुआत में बताए थे उसको भी ध्यान रखिएगा। इस वंश को, किसको? हर्यक डायनेस्टी को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अच्छा, अब यहां प्रश्न ये है कि आखिर नाग दशक के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि दूसरा फिर से यहां से नए वंश की शुरुआत होती है? तो कहा जाता है कि इसी नाग दशक के समय में जो काशी महाजनपद था, जिसको कौशल नरेश से अजातशत्रु ने पुनः प्राप्त कर लिया और मगध का हिस्सा था, उसी काशी में एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। और वो शिशुनाग जो था, वो कह सकते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व जो था वो अच्छा था प्रजा के बीच में। तो लगातार यहाँ जो पिता पुत्र जो है को पुत्र मारता जा रहा है, इससे एक प्रकार से नकारात्मक छवि बनती जा रही थी इस वंश की। तो फाइनली आप देखेंगे तो कहा जाता है कि यही बनारस के जो गवर्नर थे शिशुनाग ने, इसने ही नागदशक को मारा या मरवाया किसी भी रूप में। और उसके बाद एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसको आप शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगला आपका जो डायनेस्टी है उसको हम लोग कहते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश कब से कब है ये हम लोग पहले लिख चुके हैं। सिंपल सी बात है कि इसके पहले शासक की बात करेंगे तो इसके पहले शासक, जैसा कि अभी आपने बताया, हमने आपको बताया कि ये नाग दशक को पराजित करके हर्यक डायनेस्टी से अपनी सत्ता, जो सत्ता है वो छीन लेता है। तो शिशुनाग अगर हम बात करें तो 412 से 344 ईस्वी तक, यानी कि 412 बीसी से 344, यानी कि एक बहुत लंबे समय काल तक ये शासक रहा, के मध्य शासक रहा। अब देखिए इसकी क्या उपलब्धि है। इसकी इस उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि ये आती है कि जो अवंती डायनेस्टी, जो कि काफी पावरफुल महाजनपद हुआ करता था, और अवंती के बगल में अगर हम लोग फिर से अगर इसको मैप पर देखें तो लगातार अगर आप इस मैप को फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पर फिर से आपको छोटा सा में डिनोट करके बताते हैं कि कैसे शिशुनाग ने मगध की क्षेत्र का विस्तार किया और मगध को एक और पावरफुल सेंटर बनाने में शिशुनाग की भी एक बड़ी भूमिका थी। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका मगध है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वत्स है, यहाँ देखें तो अवंती है। वज्जी ऑलरेडी मगध के अंतर्गत आ चुका है, अंग भी मगध के क्षेत्र में आ चुका है। तो ये शिशुनाग जो बनेगा तो ये अवंती को क्या कर लेगा? अवंती को अपने में मिला लेगा। और अवंती को जब मिलेगा तो वत्स ऑलरेडी मिल गया। कहा जाता है कि शिशुनाग के समय तक आते आते वत्स भी कमजोर हो गया था और कुछ समय के लिए अवंती का कब्जा वत्स पर हो गया। और फाइनली शिशुनाग जो कि मगध का शासक बना, उसने अवंती को जीता तो ऑलरेडी वत्स का क्षेत्र भी मगध के साम्राज्य में शामिल हो। ठीक है ना? तो बहुत बड़ी उपलब्धि। आप देखिए, अगर आप इस क्षेत्र को विस्तार को देखिए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहां तक आ गया आपका, है ना? तो इसमें आप यहां क्या लिखेंगे कि शिशुनाग ने अवंती एवं
वत्स महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। तो इस तरह से ये काम हुआ। अच्छा, अब देखिए, अब इसका क्षेत्र विस्तार हो गया, मगर लगातार इसको वज्जी से लगातार चैलेंज मिल रहा है। आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि वज्जी हमेशा इस ढंग से परेशान करता रहा है मगध को। तो इसने क्या किया कि वज्जी को नियंत्रित करने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा लिच्छवियों के क्षेत्र में, वज्जी क्षेत्र में भी वैशाली जिसको आप कहते हैं, वैशाली को दूसरी राजधानी बनाता है कि ताकि हम इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सके, इस पर निगरानी रख सके। तो आप कह सकते हैं कि राजगिरी जो कि हर्यक डायनेस्टी के समय राजधानी थी, उदयन के समय में यह राजधानी पाटलिपुत्र आई, और शिशुनाग वंश के समय में शिशुनाग जो शासक हैं उसके समय में पाटलिपुत्र राजधानी तो थी ही, दूसरी राजधानी के रूप में वैशाली जो है को स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। कई किताबों में लिखता है कि भाई शिफ्ट नहीं किया, पाटलिपुत्र अपने आप में डेवलप हो रहा था, इसने एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया वैशाली में। तो ये इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है शिशुनाग में। ठीक है, अब शिशुनाग एक लंबे समय तक शासन करेगा इस पूरे इलाके पर। अब इसके बाद जो इसका पुत्र होगा, जिसको आप कालाशोक कहते हैं, वो शासक बनेगा। ठीक है, तो कालाशोक के समय में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? तो कालाशोक के समय महत्वपूर्ण चीज ये है कि कालाशोक, जिसको पुराणों में काकवर्ण भी कहा गया है, काकवर्ण भी कहा गया है, ये इसके समय में दूसरी बौद्ध संहिता होती है। याद कीजिए, पहला मैंने आपको बताया था 483 ईसा पूर्व में, 483 बीसी में अजात शत्रु के समय में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में जहां पहला बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं दूसरा बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन करेगा? दूसरा बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका काकवर्ण या कालाशोक के समय में होगा। बट ये जो कॉन्फ्रेंस दूसरी होगी, ये वैशाली में होगी, और वैशाली के बालुकाराम विहार जो क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, और जिसकी अध्यक्षता सुबुकामी नाम के एक बौद्ध आचार्य करते हैं आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका काकवर्ण के रूप में है। और तीसरी चीज काकवर्ण में आपको क्या याद रखना है कि इसने फिर से वैशाली से अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया पटना में, यानी कि जो पाटलिपुत्र था उसी को प्रॉपर राजधानी के रूप में फिर से स्थानांतरित कर लेता है। तो ये चीजें 3-4 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब आइए इसमें हम लोग शिशुनाग के बाद आपका कालाशोक। कालाशोक, इसके विषय में क्या कहा जाता है कि ये लगभग 394 से 394 से अच्छा, उसमें 344 लिखिए, 366, इसको एक थोड़ा सा 366 बीसी, यस 366 बीसी। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इसको 344 को 394 का आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको इसके मध्य इसने शासन किया, और ये क्या करता है, इसने पुनः वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर लिया, पाटलिपुत्र को ही एकमात्र राजधानी के रूप में बनाए रखा। और दूसरी चीज कि पुराणों में इसे क्या कहा गया है, पुराण में इसे काकवर्ण कहा गया। और लास्ट जो आप बोले थे, इसी के काल में या इसी के नेतृत्व में कहा जा सकता है कि इसी के काल में सेकंड बौद्ध कॉन्फ्रेंस, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहिए, जिसको किताबों में संगीति, मतलब जहां एक जुटाव होता है, द्वितीय बौद्ध संहिता
वैशाली के, याद रखना है, वैशाली के कौन सा जगह पर, तो बालूका राम विहार। विहार मतलब क्या होता है, इसी विहार के नाम पर बिहार पड़ा है। बिहार मतलब कि बौद्ध भिक्षुओं, उनके शिष्यों का जो एक रहने का जगह होता है उसको विहार कहा गया है ना, जहाँ वो मेडिटेशन करते हैं, उपदेश देते हैं, जहाँ उनकी दिनचर्या होती है उसको विहार कहा गया। तो वैशाली के बालूकाराम विहार में बौद्ध आचार्य, प्रथम बौद्ध संहिति के जहां महाकश्यप थे, वहीं द्वितीय बौद्ध संहिति के समय में बौद्ध आचार्य सुबुकामी, ठीक है, बालूकाराम बिहार में बौद्ध आचार्य बौद्ध सुबुकामी के नेतृत्व में संपन्न हुई। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं बट उसको बौद्ध धर्म में भी फिर से रिपीट करेंगे। क्या हुआ था, पहला बौद्ध संहिति जो कि अजातशत्रु में हुआ, उसमें सूत पिटक और विनय पिटक नामक बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तकों का संकलन होता है। वहीं द्वितीय जो बौद्ध संहिति हुई उसमें सबसे बड़ी घटनाक्रम क्या रही, जिसको मैं फिर से बुद्ध काल में रिपीट करूंगा, वो घटनाक्रम ये हुआ कि इस समय बौद्ध धर्म में भी दो अलग अलग संप्रदाय बट गए। होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपस में ये विचारों को लेकर, मतों को लेकर, दिनचर्याओं को लेकर ये कैसे प्रचार करना है बौद्ध मत का, क्या नियमावली होनी चाहिए, क्या नैतिक धर्म को अपनाना चाहिए, क्या आचार विचार होने चाहिए, इन सभी पॉइंट पर लेकर दो अलग अलग शाखाएं हो गई। एक का कुछ और मानना था, दूसरे का कुछ और मानना था। तो इस द्वितीय बौद्ध संहिति में बौद्ध धर्म अपने विचारधारा के अनुसार दो भागों में बट गया। एक का नाम स्थविर, एक का नाम महासांघिक, ठीक है। और ये जो स्थविर हैं, स्थविर स्थिर, कुछ ऐसा ही मान लीजिए, इससे याद करना आसान होगा। स्थविर ने कहा कि भैया जो परंपरागत तरीके से बौद्ध धर्म को के अंदर जो नियमावली है उसी को माना जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के आचार विचार में, नियमावली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे, वैसे लोग स्थविर माने गए। और जो ये मानते थे कि नए नए क्षेत्रों में प्रचार हो रहा है, नए नए क्षेत्रों में बौद्ध धर्म आगे की ओर बढ़ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, अगर हम हूबहू वही चीज बार बार लोगों को थोपेंगे तो अच्छा नहीं है। उससे बेहतर है कि उनको बौद्ध धर्म उसमें शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए और उनको इस बात की आज़ादी दी जाए कि आप बौद्ध धर्म को मानिए, बट आप अपने भी कल्चर्स को कुछ मिला सकते हैं इसमें, या आपको थोड़े से नए तरीके भी अपनाकर आप बौद्ध धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो जो थोड़ा खुले सोच वाले थे, जो इसमें परिवर्तन के पक्षधर थे, उनको किन में रखा गया, महासांघिक में रखा गया, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग शाखाओं में बंटना एक द्वितीय बौद्ध संहिता की बड़ी विशेषता थी। आगे चलकर आप देखेंगे, कि कनिष्क के समय में जब चौथी बौद्ध संहिता होगी तो उसी समय ये स्थविर क्लियरली बट जाएगा ये दो भाग में, और यही शाखा कहलाएगा हीनयान और महासांघिक कहलाएगा महायान, ठीक है ना। तो इतना शॉर्ट में बताया, जिसको बौद्ध धर्म में फिर से मैं रिपीट करूंगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब 344 यानी कि जो है वो 300, इसमें आपका शिशुनाग वंश का क्या होता है आपका, इसके बाद एक दो छोटे बड़े शासक हुए, जैसे कि देखिए काला शोक के बाद कहा जाता है, एक किताब है आप सब लोग जानते होंगे, वान भट्ट की हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के विषय में काफी जानकारी मिलती है। कह लीजिए कि बड़ा स्रोत है हर्षवर्धन के विषय में जानने का। तो वान भट्ट साहब ने क्या लिखा है कि काकवर्ण की भी हत्या कर दी गई थी, और किसके द्वारा हत्या की गई थी, तो हर्षचरित कहता है कि इसकी हत्या महापदम नंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद ये शिशुनाग वंश जो है वो डगमगा गया। हालांकि उसके बाद महापदम नंद तुरंत काबिज नहीं हो पाए सत्ता पर, बल्कि उसके बाद काकवर्ण के बाद या कालाशोक के बाद एक और शासक आया जिसका नाम था नंदीवर्धन। मगर उस समय तक शिशुनाग वंश की स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी थी कि नंदीवर्धन को पराजित करके या मार कर, उसकी इतिहास क्लियर नहीं है, अंततः नंद वंश की स्थापना होती है। तो इसलिए आपको केवल यहाँ ध्यान रखना है कि शिशुनाग वंश का समापन कब हुआ और उसके अंतिम शासक कौन थे। तो उसमें क्या लिखिएगा, इसमें अगले पॉइंट में कि शिशुनाग वंश के अंतिम
शासक नंदीवर्धन। ठीक है, यहां पर उसका भी उल्लेख कर देते हैं। ये एक मान्यता है, 100% क्लियरेंस नहीं है, बट वानभट्ट ने अपनी किताब में लिखा है, तो कुछ तो एविडेंस होंगे तभी लिखा है। तो वानभट्ट के, और ये बहुत प्रसिद्ध किताब है, वानभट्ट के हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापदम नंद ने की थी। मगर तुरंत सत्ता नहीं मिला, नंदीवर्धन बन गए, मगर कमजोर हो चुकी थी रियासत, और इस प्रकार 344 बीसी तक, 344 बीसी में शिशुनाग वंश का समापन हो गया। शिशुनाग वंश का समापन या समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो एक एक फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और छूट गया, उसको यहाँ पर जानकारी देती है। आखिर ये द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ कब था? तो पहली वाली जो थी वो 483 में हुई थी, और जस्ट उसके आप देखेंगे 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संहिता हुई, ड्यूरिंग कालाशोक के काल में। ठीक है, इस तरह से आपने शिशुनाग वंश का भी समापन देख लिया। अब आते हैं हम लोग नंद वंश पर। ठीक है, नंद डायनेस्टी। अब नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे ये तो क्लियर है सभी लोगों को, महापद्म नंद। बट ये महापद्म नंद कौन थे, इसको लेकर अलग अलग साहित्यों में अलग अलग बात की गई है, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट टीजीटी के लिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अधिकांश विद्वान या अधिकांश साहित्यिक स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नंद डायनेस्टी के जो संस्थापक महापद्म नंद थे वो शूद्र जाति से बिलोंग करते थे आपका। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहली शूद्र जाति के शासक और प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था महापद्म नंद। और कहा जाता है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर क्षत्रियों का विनाश किया, तो इसकी उपाधि इनको दे दी जाती है। महापद्म नंद को जो है वो सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, और उनको कई कई किताबों में आप देखते हैं कि दूसरा परशुराम का अवतार के रूप में इसको इंडिकेट करने की कोशिश की जाती है। तो मतलब कि इन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, जब समाज में कहीं ना कहीं एक शूद्र जातियों को लेकर वैदिक समाज में बहुत ज्यादा उन पर पाबंदियां लगाई गई थी, बहुत ज्यादा शर्तें लगाई गई थी, और उनका स्थिति निम्न श्रेणी तक चला गया था। और ऐसे में कोई एक सम्राट उस समाज से उभर कर आता है, तो ये बताता है कि समाज में ऐसी संभावनाएं जरूर थी, बनी हुई थी, कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल गया, और महापद्म ने अपने शौर्यवीरता के साथ साथ इस चीज को प्राप्त भी किया। तो ये घटनाक्रम बड़ी थी। अच्छा, अब आइए, तो पहले उस चीज को लिख देते हैं, क्योंकि लिखते भी चलेंगे तभी आप इसको याद भी रख पाइएगा। तो नंद वंश का जो है वो, अगर हम लोग देखें तो संस्थापक ना, संस्थापक, चलिए थोड़ा समय जरूर जाता है लिखने में मगर ये जरूरी है। संस्थापक महापद्म नंद, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाते चले जाइए, क्लासेस को देखते चले जाइए, आराम से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो संस्थापक इसके महापद्म कब हुआ, तो आप देखिए 344 की बात है आपकी। क्या उपलब्धि है, तो भारत के पहले शूद्र जाति के शासक हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि। तीसरा चीज आप देखेंगे क्या होगा, इन्हें क्षत्रियों, यानी कि उस समय जो राजवंशों में बैठे होते थे, क्षत्रियों का सहारक कहा गया, जिस कारण इनकी, आप कह सकते हैं इनका उपनाम जो है सर्वछत्रांतक भी था। सर्वछत्रांतक बौद्ध साहित्यों में भी इनका एक अलग नाम मिलता है, और बौद्ध साहित्य एक है, बौद्ध साहित्य में एक साहित्य है
महाबोधि वंश, बौद्ध साहित्य जिसका नाम है महाबोधि वंश। इसमें इनको नाम क्या मिलता है, इसमें इन्हें उग्रसेन कहा गया है। इससे यह अंदाजा लगता है कि काफी शॉर्ट टेम्पर्ड या फिर लड़ाकू किस्म के आदमी रहे होंगे, तो इसमें इन्हें उग्रसेन कहा गया है, उग्रसेन कहा गया। ठीक है, चलिए अब आइए इसकी उपाधियां क्या थी। होता है ना कि शासक बनने के बाद राजा जो है एक बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते हैं कि ताकि वो अपने यश को दिखा सके। तो अगर हम बात करें उपाधि की, तो इनकी उपाधि जो थी वो एक राट की उपाधि इन्होंने धारण की थी। एक राट, एक छत्र साम्राज्य जिसका है उसको एक राट या कहीं कहीं एक छत्र भी कह दिया जाता है। तो अगर आपसे कहेगा कि भाई एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण करने वाला साम्राज्य जो शासक कौन था, तो आपको क्या बताना है, महापद्म। अब आते हैं महापद्म नंद की उपलब्धियां। तो जबरदस्त उपलब्धियां हैं। इसने लगभग उसके बाद जो भी बड़े बड़े महाजनपद थे उनको पराजित कर दिया, चाहे वो मथुरा के सूरसेन हो, चाहे वो कौशल के पश्चिम में आज के रोहेलखंड या आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित पांचाल हो, उनको पराजित किया, चाहे वो दिल्ली हरियाणा के आसपास के जो कुरु महाजनपद था उसको उसने पराजित किया, चाहे आप देखेंगे दक्षिण में कलिंग जो कि महाजनपद नहीं है बट कलिंग एक प्रमुख साम्राज्य के रूप में इस समय तक उभर चुका था, उसको इन्होंने पराजित किया। तो ऐसे बड़े बड़े साम्राज्य जो महाजनपद थे उनको पराजित करके लगभग उत्तरी भारत पर सबसे पहले अगर कोई हुकूमत करता है तो वो था आपका महापद्म। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं इनकी उपलब्धियों की बात करें तो महापद्म नंद की उपलब्धियां हैं क्या है, तो इन्होंने सूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, इत्यादि जैसे महाजनपदों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट मिला लिया। अच्छा एक और भी, अच्छा चलिए उसको एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। फिर अगला क्या है, अगला इसने अस्मक, याद है अस्मक जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र दक्षिण में स्थित आपकी महाजनपद है, तो इसने अस्मक महाजनपद को भी, जहां महाजनपद को भी मगध में शामिल कर लिया। और इस तरह से आप देखेंगे तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में शासन करने वाला पहला उत्तर भारत का यह शासक था। तो इस प्रकार विंध्य पर्वत के दक्षिण, क्योंकि विंध्य पर्वत के उत्तर का इलाका आर्यावर्त माना गया और उसके नीचे का दक्षिणावर्त था, तो इस प्रकार विंध्य पर्वत के दक्षिण के क्षेत्र में शासन करने वाला पहला उत्तर भारतीय शासक, पहला उत्तर भारतीय शासक बना आपका, ये उपलब्धि है। अच्छा अब अन्य उपलब्धियों की अगर हम बात करें, कुछ और भी क्षेत्र हैं जिसको इन्होंने विजय किया, वो कौन सा क्षेत्र है, तो आप लोगों में से सभी लोगों ने संभवतः इतिहास के आप छात्र हैं, जरूर सुना होगा आपने
कि एक शासक हुए हैं प्रथम शताब्दी के आसपास, उनके डेट को भी लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर कभी मौका मिले तो भुवनेश्वर जाइए, और भुवनेश्वर शहर में ही उदयगिरी और खंडगिरी का पर्वत है, और उस पर्वत पर जाइएगा तो आज भी उस शासक के अभिलेख वैसे मिलते हैं। उसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया गया है, और उस शासक का नाम है खारवेल। तो ये खारवेल जो कि कमोवेश प्रथम शताब्दी में हुए, उनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। और उस अभिलेख में क्या लिखा है? उस अभिलेख में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो मगध है, मगध के शासक नंद वंश के शासक जो है, उसने कलिंग पर भी हमला किया था, और हमला करके क्या किया था कि चूंकि महापद्म नंद जो था वो जैन धर्म को मानने वाला था, जो कि आपने अभी तक हमने लिखा नहीं है मगर लिख दूंगा मैं भी। तो महापद्म नंद जैन धर्म को मानने वाले थे, और जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं उनको आप सभी जानते हैं, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जिन कहा गया है। जिन मतलब कि जो सभी चीजों पर विजय हासिल करने वाला है ना, मन पर जो विजय हासिल कर लिया, मन की व्याधियों पर, मन के व्याकुलता पर विजय प्राप्त करने वाला जिन कहा जाता है। तो जिन का अर्थ ही विजेता होता है। तो इसलिए, और कलिंग जो था वहां के लोगों में भी सबसे अधिक जो जैन धर्म का बोलबाला था। तो खारवेल जो अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखते हैं कि पाटलिपुत्र से नंदों का आक्रमण हुआ, और वो आक्रमण करके उन्होंने क्या किया कि कलिंग में एक जिन की मूर्ति थी, एक महावीर स्वामी की मूर्ति थी, और इस मूर्ति को वो शासक फिर से पाटलिपुत्र लेकर चला जाता है, मगध में लेकर चला जाता है। और मैंने, यानी कि खारवेल कहता है कि मैंने अपने शासन काल में मगध पर आक्रमण किया और उस जिन की मूर्ति को फिर से कलिंग लेकर आया। तो इससे ही मालूम चलता है कि नंद वंश के शासकों ने कलिंग के क्षेत्र पर भी विजय हासिल की थी। तो ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, ये उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। फिर आइए इसमें अगला, वो है कि कलिंग के शासक खारवेल के कौन सा अभिलेख, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है। मतलब समझिए, ये अगर अभिलेख नहीं मिलता तो खारवेल के नाम ही नहीं निकल कर आता इतिहास में। एकमात्र उनको जानने का सोर्स जो है वो यही हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि मगध के शासक ने कलिंग पर आक्रमण कर जिन, याद रखिएगा, जिन विजेता जिसको कहा जाता है, और किसके कॉन्टेस्ट में ये बात किया गया है, तो भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में। ठीक है ना। तो कलिंग पर आक्रमण कर जिन की मूर्ति मगध ले गया, जिसे खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुनः प्राप्त किया। तो ये एक इतिहास का एक कॉन्टेस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये हो गया हाथी गुम्फा, ये शासक के रूप में इसका नाम याद रखिएगा, जिन के रूप में इनका नाम याद रखिएगा, और ये हो गया आपका महापद्म नंद के विषय में। ठीक है, फिर आइए, तो इस तरह से तीन बड़ी उपलब्धियां आपने, मतलब तीन अलग अलग कैटेगराइज करके आपको हमने बताया इनकी उपलब्धियां। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे तो नंदों का जो शासन था वो महापद्म नंद का खास कर अगर बात करें तो इनके दरबार में बड़े ही विद्वान लोग भी रहते थे। इससे मालूम चलता है कि ये विद्वानों का पोषक व्यक्ति था और समझता था शिक्षा का महत्व क्या है। अब कौन कौन थे, अगर आप लोगों ने पुरानी चाणक्य एक सीरियल आती थी, बड़ी अच्छी सीरियल है, कभी मौका मिले तो उसको जरूर देखिएगा। बहुत कलिष्ठ हिंदी जरूर है, बट मगर उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस घटनाक्रम को उसने साबित किया है। तो महापद्म नंद के दरबार में आप देखेंगे तो कात्यायन थे, बहुत बड़े विद्वान व्याकरणाचार्य। पाणिनि, आप सभी लोग पाणिनि के नाम से परिचित हैं।
तो पाणिनि थे, कात्यायन थे, वर्ष थे, उपवर्ष थे, ऐसे बहुत सारे विद्वान थे और साथ साथ कुछ जैन धर्म से भी जुड़े विद्वान थे, जिसमें से एक का नाम आता है जिसको कहते हैं सकाटाल। नाम थोड़े अजीब जरूर है मगर सकाटाल था, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है स्थूल भद्र। स्थूल भद्र को विषय में कैसे जानिएगा, क्या है उसकी इतिहास, तो बस आगे चलकर आपको हम जब बताएंगे जैन धर्म के विषय में, तो आपको हम बताएंगे कि जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। एक शाखा जिसको आप दिगंबर कहते हैं, दिख है अंबर जिसका मतलब आकाश, नंगे रहते हैं वो लोग, और एक है श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़ों को पहन के रहते हैं। तो इसमें से जो श्वेतांबर है, उस श्वेतांबर के प्रमुख कवि स्थूल भद्र हुआ करते थे। और भद्रभाव की कहानी हम चंद्रगुप्त मौर्य के कॉन्टेस्ट में आपको बताएंगे। तो वो स्थूल भद्र इनके दरबार में रहते थे। तो एक बड़ी बात, तो आप आइए इसमें नंद वंश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि इसमें पहला चीज कि नंद शासक महापदम नंद जैन मत का पोषक था ना, जैन मत को ये मानते थे, जैन मत का पोषक था। हालांकि दूसरे धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु था, मगर अपने को जैन धर्म मत का ये पोषक मानता था, पोषक था, जिसके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य सकटाल एवं स्थूल भद्र निवास करते थे। ठीक है, और यहीं पर लिख लीजिएगा कि महापदम नंद के दरबार में निवास करने वाले विद्वान, तो ऊपर तो हमने कैटेगराइज करके केवल जैन धर्म से जुड़े हुए चार का लिखा था, यहां आपको क्या नाम रखना है, पाणिनि। पाणिनि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे आपके, अष्टाध्यायी इनकी रचना है। तो पाणिनि है, इनकी रचना क्या है, अष्टाध्यायी, यानी कि यहीं से हम लोग व्याकरण वगैरह जो आज आप देखते हैं संस्कृत व्याकरण, धीरे धीरे यही हिंदी में भी बहुत कुछ चीजें आई यहाँ से। तो अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार। ठीक है, उसी ढंग से आप देखेंगे तो एक नाम आता है कात्यायन, एक नाम है वर्ष, एक नाम है उपवर्ष। तो ये सभी नाम है, ठीक है ना। तो ये सारे विद्वान जो है वो इनकी सभा में निवास करते थे। तो लगभग आपका नंद वंश से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये महापद्म नंद से जुड़ा हुआ, ये समाप्त होता है। अब अगला जो है, अगर हम पुराणों की बात करेंगे तो उसमें उल्लेख मिलता है कि नंद वंश में भी कुल 9 राजा हुए, बट ये उतनी ऑथेंटिक नहीं मालूम चलती, क्योंकि कोई भी साहित्य में महापद्म नंद के बाद घनानंद का जिक्र मिलता है, और उसके बीच में अगर कोई रहे भी होंगे तो उनकी ऐसी इतिहास नहीं है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और कंफ्यूजिंग इतिहास है। तो सिंपल हम लोग महापद्म नंद के बाद घनानंद के विषय में देखेंगे, जो कि नंदवंश का अगला शासक बनेगा आपका। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगला महापद्म नंद के बाद शासक हो गए आपके घनानंद। ठीक है, अब घनानंद के विषय में क्या जानना है कि ये थोड़ा सा जल्दबाज किस्म का आदमी था, थोड़े उग्र किस्म का आदमी था, और जनता के बीच में, प्रजा के बीच में लोकप्रिय नहीं था। इसलिए लोकप्रिय नहीं था क्योंकि वो तमाम प्रकार के करों को लगाकर, रेवेन्यू को लगाकर, जो टैक्सेस को लगाकर ये जनता से पैसे वसूलता था, और बड़े ही ज्यादती के साथ, क्रूरता के साथ इसको जो है वो वसूलने का काम करता था, जो जनता में इसकी पकड़ नहीं थी। दूसरा चीज क्या था कि वो किसी को, विद्वान हो चाहे एक आम नागरिक हो,
हालांकि आम नागरिक तक राजा की पहुंच ही नहीं हो सकती है, बट उसका जो स्वभाव था, उस स्वभाव के कारण वो कभी भी किसी का भी अपमान कर जाता था। तो इस प्रकार से उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं थी, मगर था तो बहुत बड़ा साम्राज्य का शासक। और इसी घनानंद के समय में आगे चलकर आपको बताएंगे कि कैसे सिकंदर जो है वो आपके दरवाजे पर, मतलब उत्तर पश्चिम भारत में, आज का पंजाब हरियाणा के जो पंजाब का क्षेत्र वहां तक आ चुका था, मगर वो भी डर रहा था कि भाई पूरब के क्षेत्र में एक ऐसा शासक है मगध का घनानंद, जिसके पास इतनी बलशाली सेना है कि अगर कोई हमारा सामना कर सकता है तो घनानंद ही करेगा। तो सिकंदर के मन में भी इसको लेकर था, बट व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जो था घनानंद, उसका शासन काल जो है वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा, और बहुत सारे नकारात्मक कारणों के कारण इसको जाना जाता है। तो सिंपल इसकी बात हम क्या करेंगे, घनानंद, तो ये पहला चीज तो नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक। दूसरा इसके विषय में क्या है, जो आपको हमने बताया कि अपने कार्यों एवं जबरन कर वसूली तथा असहिष्णुता, मतलब कि क्या है, दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति इनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। खासकर अगर हम बात करेंगे तो इनका झुकाव थोड़ा बौद्ध धर्म की तरफ था। तो जो वैदिक आचार्य थे या जैन आचार्य थे, या फिर उस समय एक और संप्रदाय उभर रहा था, आजीवक संप्रदाय, तो दूसरे अन्य संप्रदायों के प्रति इनका रवैया अच्छा नहीं था। तो उनके कार्यों जरूर कर वसूली तथा असहिष्णुता की नीति के कारण प्रजा में असंतोष था। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि इससे बौद्ध आचार्य भी खुश थे, ऐसा भी नहीं था, असंतोष था। तो सभी चाहते थे कि ये शासक जो है वो हटे और इसकी जगह कोई अच्छी सत्ता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कि जैसा कि आपने बताया आपको कि क्योंकि यहीं तक क्लास रहने देंगे, थोड़ा है ना, दूसरा क्लास भी है और थोड़ा बारिश के कारण लेट से स्टार्ट हुआ। तो सिकंदर जब आक्रमण करता है तो आपको ध्यान होगा कि सिकंदर जब आक्रमण करेगा तो आपको हम डिटेल में बताएंगे कल कि वहां पर जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र था, जिसमें तक्षशिला भी एक जगह आता है, तक्षशिला सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, कल बाई मैप बताएंगे आपको, मगर फिर भी सुन लीजिए, सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला था। आप सब जानते हैं तक्षशिला शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और वहाँ जो यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, जहाँ दूर दूर से लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और आचार्य भी एक से एक थे। तो उसी तक्षशिला में एक आचार्य थे चाणक्य। हालांकि चाणक्य मूल रूप से पाटलिपुत्र के ही थे, बट उनको वो आचार्य का काम करते थे तक्षशिला में। और तक्षशिला में वो देख रहे थे कि तक्षशिला का जो शासक है राजा आम्भी, वो सिकंदर की मदद कर रहा है, उसकी चरण वंदना कर रहा है, और उसको कह रहा है कि आप आइए और भारत की तरफ हम आपकी मदद करेंगे जीतने में। तो तक्षशिला में ये आचार्य ये सारी चीजें देख रहे थे, और उनको पता था कि इस चीज को रोकने का अगर कोई काम कर सकता है, कोई अगर शक्तिशाली शासक है, तो वो घनानंद है। तो वो अपनी याचना को लेकर पाटलिपुत्र आएंगे, और पाटलिपुत्र में आकर घनानंद के दरबार में जाकर मिलने की कोशिश करेंगे। और मिलने की जब कोशिश करते हैं तो घनानंद जो है वो बाकी आचार्यों की तरह उनको इस रूप में ट्रीट करता है कि ठीक है भाई, तुम भी थोड़ा सा बोल लो, तुमको पैसा ही चाहिए और इस पैसे को लेकर जाओ, यानी कि तुम अपने ज्ञान को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमाने के लिए दे रहे हो, या फिर तुम्हारी इसके पीछे लालच है। तो घनानंद ने इस बात की चर्चा की कि भाई आपके उत्तर पश्चिम भारत में एक आक्रमणकारी आकर बैठा हुआ है, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो एक के बाद वो एक जगह को निकलता चला जाएगा, और आपके दरवाजे तक जब पहुंच जाएगा तो तब तक में मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास और भी तमाम सेनाएं जुड़ जाएंगी। मगर घनानंद जो है वो इस समस्या को, इस चुनौती को और इस घटना को जो है वो नजरअंदाज करता है, और जो है वो चाणक्य को अपने दरबार से जो है वो अपमानित करके बाहर निकालता है। और उसके बाद आपको पता ही कैसे कैसे करके वो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाते हैं। तो ये घटनाक्रम यहाँ से जुड़ती है और घनानंद का काल जो है वो समाप्त हो जाता है आपका। ठीक है ना, तो इस थोड़ा सा इसका पॉइंट कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल लिखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कैसे नंद वंश मौर्य डायनेस्टी की स्थापना तक देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में विदेशी आक्रमण। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं क्लास। आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह तैयार करके याद करते चलिए।